So hello and welcome all of you. I Divya welcomes you all back to the YouTube platform of Prana Ace Academy. As you all have read the thumbnail, in this video we are going to discuss the MCQ. The MCQ related the English grammar. You know what? This video has some speciality. The speciality is this video has not comprises the whole English grammar syllabus, but also this video comprises only one English grammar topic, that is voice. Yes, as you all can see, voice MCQs are here. The voice is the main and most important frequently asked topic of our English grammar. As it comes to CGWAPM exams, the examiner will definitely ask one or more than one question related to the voice. So let's start the video. फर्स्ट ऑफ ऑल एज वी ऑल नो कि कितने हमारे क्या होते हैं, टेंस होते हैं. तो टेंस हमारे टोटल 12 होते हैं जो यहाँ पर आपको लिखे हुए हैं. अगर इन टेंस में मैं आपको बोलूं कि टेंस का सिंटेक्स आपको याद है, तो हाँ, टेंस के कुछ सिंटेक्स होते हैं. सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एग्रीमेंट करके जो आपका कॉन्सेप्ट है, उससे टेंस के हम सिंटेक्स बनाते हैं. यदि मैं बोलूं वॉइस क्या चीज है, तो अगर हम टेंस में किसी बात को किसी तरीके से कह रहे हैं, उसी बात को दूसरे तरीके से कहने का तरीका वॉइस कहलाएगा. जैसे कि अगर मैं किसी बात को कहती हूँ मैं आम खाती हूँ, अगर इसी बात को मैं ये बोलूंगी आम मेरे द्वारा खाया जाता है, तो दोनों ही बात में आम को मैं ही खा रही हूँ, लेकिन सिर्फ कहने का तरीका थोड़ा सा अलग है. बिल्कुल वही है हमारा वॉइस. एक्टिव वॉइस इज नथिंग बट द आवर रूट टेंस. और अगर मैं बोलूं पेसिव वॉइस क्या है, उसी बात को दूसरे तरीके से कहने की कोई तरकीब. तो यहाँ पर आपको देख पा रहे हो एक सिंटेक्स लिखा हुआ है. ये सिंटेक्स हमारे बीच बीच में काम आएगा. जब हम किसी सिंटेक्स वगैरह में फंसेंगे तब काम आ सकता है. अगर आप सबको ये याद है तो आपको इसको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. नहीं याद है तो आप यहाँ से थोड़ा सा कंपैरिजन करके देख पाओगे. आगे हम लोग चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन कहता है द वेटर फील्ड द ग्लासेस विद वाटर. देखिए, आप लोगों को पता है कि कोई भी सेंटेंस ऐसे इंग्लिश में लिखा हुआ आता है एग्जाम में, और 4 ऑप्शन रहते हैं और कहता है इसका सही आंसर क्या होगा. आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर का रूल सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि कोई भी जो सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस या वाक्य है, कोई भी सेंटेंस या वाक्य जो कि कौन से लैंग्वेज में लिखा होगा, इंग्लिश में, तो किसी भी इंग्लिश में लिखे हुए सेंटेंस में 3 पार्ट होते हैं. कौन कौन से 3 पार्ट? सब्जेक्ट, वर्ब और क्या होता है, ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए उस पर्टिकुलर सेंटेंस का, उसके बाद आगे बढ़ते हैं. लेकिन अगर वो सेंटेंस सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट आपने ढूंढ लिया, तो वो आपका एक नॉर्मल टेंस या फिर इसी को हम लोग और क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस के फॉर्म में लिखा हुआ वाक्य होगा, जिसमें सब्जेक्ट या कर्ता की क्या होगी, प्रधानता होगी, किंग रहेगा वो वहां पे. लेकिन अगर मैं बोलूं वॉइस उसका कैसे बनाओगे, तो सिर्फ एक ही नियम याद रखना, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट जो होते हैं अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, अपने स्थान बदल लेते हैं. मतलब अब ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा और सब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर. अब दोनों ने जब अपना स्थान बदला है, तो ये वर्ब क्यों शांत रहेगा, ये बोलता है कि मैं भी अपने आप को चेंज करूंगा, लेकिन वो स्थान तो बदल नहीं सकता. दिस इज द मिडिल वन. तो ये क्या करता है, वहां पर नीचे ही आ जाएगा, लेकिन वहां पर मैंने एक स्टार लगाया है, स्टार डिनोट सम चेंजेस. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो अब मेरा जो नया सिंटेक्स है वो कैसा दिख रहा है, वो दिख रहा है किस फॉर्म में, ओ और वी और एस के फॉर्म में. जहां पे एस आपका क्या रहेगा, सब्जेक्ट या कर्ता जो किसी कार्य को करेगा. वी क्या रहेगा, क्रिया या वर्ब जो कि क्या रहेगा, किए गए काम को बताएगा. और ओ क्या होता है, ऑब्जेक्ट या फिर इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कर्म, मतलब कि किया हुआ काम. तो यहाँ पर एस वी ओ एग्रीमेंट से हम टेंस और टेंस के साथ साथ किसको डील करेंगे, वॉइस. और ये एक्चुअली में कौन सा वॉइस रहेगा, पेसिव वॉइस, और ये रहेगा एक्टिव वॉइस. फर्क यही है दोनों में. न्यू कमर्स के लिए ही इतना बता रहे हैं. सब्जेक्ट जहां पे सबसे प्रधान में रहेगा, फर्स्ट में रहेगा, वो कहलाएगा आपका एक्टिव वॉइस, इसको हिंदी में कृतवाच्य भी बोलते हैं. और अगर ऑब्जेक्ट जहां पे स्टार्टिंग में रहेगा या प्रधान में रहेगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेसिव वॉइस, दैट इज कर्मवाच्य, क्योंकि यहाँ पे कर्म प्रधान है और यहाँ पे क्या प्रधान है, कृत प्रधान है. तो ये बात हो गई. तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था जो आप लोगों को बताना था. अब देखिए हम लोग कैसे जानेंगे मैम कौन सा ऑब्जेक्ट है कौन सा सब्जेक्ट है. तो सबसे पहली बात आप देखेंगे सिर्फ क्रिया. जब भी प्रश्न दिखेगा आपको क्रिया देखना है. यहाँ मैं कॉन्सेप्ट बता रही हूँ. क्रिया पे आप देखेंगे, क्रिया अगर आपको टेंस का सिंटेक्स याद है, तो क्रिया अगर आपको यहाँ पर अकेले दिख रहा है, या फिर क्रिया के साथ आपको कहीं पे क्या क्या दिख सकता है, इज, एम, आर,
या फिर was, या फिर were, या फिर बी, या फिर बी, और या फिर क्या दिख सकता है, बी। अगर आपको ये तमाम क्रियाएं दिखाई दी और इनके साथ क्रिया कौन सी दिखाएगी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तब आप 1 मिनट में जान जाओगे कि ये कौन सा वॉइस होना चाहिए, पेसिव वॉइस होना चाहिए। बाकी आप टेंस का सिंटेक्स तो जानते ही हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सब इस्तेमाल हम रेंडमली कर लेते हैं। लेकिन पेसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, तीसरा फॉर्म, और उसके साथ ये तमाम आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये है फंडा किसको पढ़ने का, वॉइस को पढ़ने का। तो अब इसी फंडे को ध्यान में रखते हुए पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। द वेटर फिल्ड द ग्लास विद द वाटर। ठीक है, यहाँ पर आप सबसे पहले मैंने बोला है कुछ भी नहीं देखना है, क्रिया को खोजेंगे। क्रिया मिल गया है, क्या लिखा है, फील्ड करके। फील्ड मतलब भरना, फील्ड लिखा है। फील्ड का रूट वर्ब कौन सा लग रहा है, रूट क्रिया, मुख्य क्रिया। फील समझते हैं, फील मतलब भरना, वो मुख्य क्रिया है। और यहाँ पे उसका फील्ड लिखा है, मतलब उसका सेकेंड फॉर्म लिखा है। आप लोग सभी जानते हैं वर्ब हैज 3 फॉर्म्स, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड व्हाट, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लिखा हुआ है। ये आपका बेसिकली सिंपल पास्ट टेंस में लिखा हुआ एक वाक्य है। और अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो ये बन जाएगा अब मेरा क्या, ये मेरा बन जाएगा सब्जेक्ट, ये मेरा बन जाएगा सब्जेक्ट, ये मेरा वर्ब का सेकंड फॉर्म, और ये पूरा मेरा क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो SVO हमारा सिंटेक्स मिला है, दैट्स व्हाई हम जाना कि ये टेंस है या एक्टिव वॉइस है। अब बनाते हैं पेसिव वॉइस। अभी मैंने बोला था कभी भी SVO मिलेगा क्या सिंटेक्स कर दोगे, OVS, वो भी वर्ब में क्या कर दोगे, थोड़े चेंजेस। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने जो ऑब्जेक्ट है उसको आगे लाना है, द ग्लास को आगे ला सकते हैं। कई लोग परेशान होंगे, मैम बोलेंगे यहाँ एक से अधिक ऑब्जेक्ट है क्या, तो देखिए आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट अगर फाइंड करना होगा तो क्रिया पे प्रश्न करेंगे। भरना है यहाँ पे क्रिया, किसको भरेगा, ग्लास को कि पानी को, तो ग्लास को ही भरेगा। दैट्स व्हाई ऑब्जेक्ट आप ग्लास को लेंगे शुरू में। तो द ग्लास आप शुरू में ले सकते हैं, द वाटर और द वेटर। देखो द वेटर सब्जेक्ट है, ये शुरू में आएगा नहीं, ये ऑप्शन वहीं से काट दिया आपने। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ ऑब्जेक्ट 2 है, चलो मान के लिए, तो ऑब्जेक्ट द ग्लासेस आगे आना चाहिए। देखते हैं किसमें किसमें आगे है, इन दोनों में आगे है, इसमें नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया। ठीक है, अगला कौन सा दिख रहा है आपको, फिर उसके बाद द ग्लासेस में दोनों ही दिख रहा है और फील्ड दिख रहा है। चूंकि ये आपका सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस में अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिखे, एक्टिव वॉइस एवी लिख रही हूं, एक्टिव वॉइस में अगर इस तरीके का सिंटेक्स लिखेगा तो पेसिव वॉइस में आप क्या लिखोगे, इसको ऑब्जेक्ट यहाँ, सब्जेक्ट यहाँ, द वेरी फर्स्ट रूल। उसके बाद आप क्या करोगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, मैंने आपको बोला ही है लगता है। हमेशा ध्यान रखना कर्ता के पहले एक बाय एजेंट को जोड़ा जाता है ताकि ये पुष्टि की जा सके कि क्रिया अभी भी किसके द्वारा किया जा रहा है, कर्ता के द्वारा ही किया जा रहा है। हिंदी में बाय को द्वारा बोलते हैं, आप जानते हो। यहाँ पर एक चीज मिसिंग है, वर्ब के थर्ड फॉर्म के आगे मैंने क्या बोला था, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा। चूंकि ये सिंपल पास्ट टेंस है, टेंस आना बहुत जरूरी है वॉइस के लिए। तो अगर ये सिंपल पास्ट टेंस है मतलब यहाँ पे वॉज या वर में से कोई आएगा, कोई एक आएगा वॉज या वर में से। और ये वॉज या वर पूरी तरीके से डिपेंड करेगा ऊपर से लाए गए ऑब्जेक्ट के ऊपर। आप ऐसा नहीं है कि मैम यहाँ पे वेटर था, वेटर के साथ वॉज लगता है, यहाँ पे वॉज लगा देता हूँ, ऐसा नहीं होता है। जो भी आप ऑब्जेक्ट को लेकर आओगे उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो अब हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं। द ग्लासेस दोनों जगह आ गया है, यहाँ पे केवल फील्ड लिख दिया है और यहाँ पे वर फील्ड दिखा है। आगे देख लेते हैं, विथ वाटर, बाय द वेटर, दोनों ही लगभग एक जैसे हैं। एक बहुत यहाँ पे ड्रास्टिक डिफरेंस दिख रहा है, वो है ये हेल्पिंग वर्ब का, और यही फंडा आपके काम आने वाला है। आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि ये पूरी तरीके से सिंटेक्स से क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। ठीक है, तो ग्लासेस है, ग्लासेस आपको पता है, संज्ञा आपको मालूम है। अगर कोई प्लूरल नाउन होता है तो प्लूरल नाउन के साथ हम वॉज या वर में से क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं। तो ग्लासेस वो फिल्ड विद द वाटर बाय द वेटर इज द राइट आंसर। तो उम्मीद है आप सभी को ये पहला प्रश्न पूरे डिटेल के साथ समझ आया होगा। ठीक है, तो मैं इसीलिए ही इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप लोगों को जिनको नहीं भी आता है वो वॉइस इस तरीके से सीख सके। तो आगे देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दे विल लाफ एट यू। ठीक है, तो मैंने बोला है 12 में से 12 टेंस के आपको सिंटेक्स पता होने चाहिए। यहाँ पर सिंटेक्स देखते ही समझ आ रहा होगा कि ये लाफ मेन वर्ब है, लाफ के साथ क्या लिखा है, यहाँ पे विल लिखा है। विल मतलब फ्यूचर की पहचान है, ये फ्यूचर टेंस का कोई सा वाक्य है। अगर बोले यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट होता है दे, और एट यू आपको एडिशनल चीज दिख रही है, दैट इज ऑब्जेक्ट। अगर बोले यहाँ पे बनेगा क्या, तो
तो यहाँ पे बनेगा कैसा, आप लव को लाफ्ड करेंगे, सबसे पहली चीज आप लोग को मालूम है। अगर मैं बोलूं ये सिंटेक्स कौन से टेंस का है, तो ये आपका है सिंपल फ्यूचर टेंस। मैंने कैसे जाना सिंपल फ्यूचर है, क्योंकि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ऐसा कुछ होता है ना। अगर मैं इसको पेसिव वॉइस कर दूं तो हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पहले क्या सिखाई थी, बाय। ठीक है, हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है पेसिव वॉइस में, थर्ड फॉर्म, हमने लिख दिया। चूंकि विल शैल क्या होता है, फ्यूचर की पहचान होता है, विल शैल कभी भी क्या होगा, हटेगा नहीं अपनी जगह से, वो ही रहेगा। लेकिन एक चीज बस यहाँ पे नई जुड़ जाएगी और वो क्या है, बी। बी वर्ब जो है आपको जोड़ना ही पड़ेगा, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था कि क्रिया के साथ आपको हमेशा इज, एम आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग करके कुछ तो लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने किसको ले लिया है, बी को ले लिया है। तो यहाँ पर अब देख लेते हैं आंसर क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट सब शैल विल बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, यू हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ये तो हमारा विल लिखा है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। देख पा रहे हो, बिल्कुल सिंटेक्स में ऐसे ही करके पेंसिल लेके जाना पेपर में और लिखना। उसके बाद आप तुरंत बता सकते हो, यू आगे आएगा, चारों में आया है, कोई इशू नहीं। दे पीछे जाके क्या होता है, देम होता है। ध्यान रखेंगे आपके साथ कर्ता होते हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। ये सातों के सब्जेक्टिव फॉर्म भी होते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी होते हैं। चूंकि अगर ये शुरू में सब्जेक्ट के जगह पे लिखा है, दे करके लिखा है, लेकिन वॉइस में अगर आप इसको पीछे लेके आओगे तो वो दे नहीं रहता है, वो देम हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपने लिखा है देम, चलो चारों ही सही है। अब हम क्रिया पे जाएंगे, क्रिया का कौन सा फॉर्म होना चाहिए, थर्ड फॉर्म। मुझे तो चारों में ही थर्ड फॉर्म दिख रहा है, अभी भी कंफ्यूजन है, इसीलिए जो नहीं जानेगा सिंटेक्स उसके लिए बहुत मुश्किल जाने वाली है। अब देखो विल देख लेते हैं, चलो यहाँ पे दो में विल है, दोनों में विल है क्या, नहीं, तो ये वहीं से आप क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो। अचानक से आप विल को कैन और बे में कन्वर्ट नहीं कर सकते, देयर आर नो रूल। तो यहाँ पे आप क्या किया, आपने क्या किया, विल और विल को सही माना। उसके बाद क्या लिखना है, बी लिखना है। हैव बीन वगैरह कुछ लिखने सिखाई हूं नहीं, तो क्या लिखेंगे, सीधा बी वाला, मतलब ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत। तो यही है, आपको सीधे क्रिया ढूंढना है, क्रिया का थर्ड फॉर्म, उसके आगे जो भी रिक्वायर्ड हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट को आगे, सब्जेक्ट को पीछे, एंड योर आंसर विल बी रेडी। तो यहाँ पे आपको आंसर मिल गया है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, our task had been completed before sunset। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आया है, इसमें आप सबसे पहले क्रिया ढूंढिए। तो क्रिया क्या कह रहा है, ये है आपका क्रिया, ये वर्ब है। ठीक है, हैड बीन लिखा है, हैड के साथ बीन का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो आप लोग खुद सोचिए कि हैड जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब है, क्लियर है, ये लगता कहाँ है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का ये क्या होता है, पहचान होता है, वहां ये लगता है। लेकिन अगर मैं पास्ट परफेक्ट, एक ही जगह है जहां पे ये आपको लिखते पाओगे, एक्टिव वॉइस में अगर मैं लिखूं तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये ऐसा कुछ होता है उसका पास्ट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस। अगर मैं इसका पेसिव वॉइस लिखूं तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, हैड प्लस नई चीज क्या आ जाती है, बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस क्या, सब्जेक्ट। तो आप लोग खुद ही देखिए, सिंटेक्स से क्लियर हो जाएगा कि हैड के बाद बीन केवल एक जगह लग सकता है और वो है पास्ट परफेक्ट का पेसिव वॉइस। इट मीन्स ये आपका सिंटेक्स क्या है, एक पेसिव वॉइस का सिंटेक्स है, और वो भी कौन से टेंस का, पास्ट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ये सिंटेक्स आपका पेसिव वॉइस का है, अब इसको हम एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। चूंकि हमारा ये अवर टास्क क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये पेसिव वॉइस का वाक्य है, ये क्या होना चाहिए हमारा, ये हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन क्या आपको ये सब्जेक्ट जैसा दिख रहा है क्या, नहीं, ये एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, यहाँ पर बोल रहा है अवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट, हमारा काम सनसेट के पहले पूरा हो जाना चाहिए था। ठीक है, कुछ ऐसा बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे कर्ता समझ आ रहा है क्या आपको, नहीं, कर्ता यहाँ पे क्या है, मिसिंग है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको कर्ता मानना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। स्वयं आप समझेंगे कि हमारा टास्क बोल रहा है तो करेगा कौन, हम ही करेंगे। तो यहाँ पे आप क्लियरली सब्जेक्ट मिसिंग है, तो आवर के हिसाब से, काम के हिसाब से या ऑब्जेक्ट के हिसाब से सब्जेक्ट ढूंढिए। सब्जेक्ट आप क्या ले पाओगे यहाँ पे, वी। तो आपने देखा है वहां पे चारों ही ऑप्शन में वी है, फिर से कंफ्यूजन आ गया है।
तो देखते हैं हैड बीन। अब देखो सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है, सीधे हैड। देख लो सब्जेक्ट के बाद कहाँ पे हैड लिखा है, एक ही जगह दिखा है हैड करके, ठीक है। यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पे भी वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। ऑब्जेक्ट पीछे आ जाता है, आप लोगों को पता है ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में पीछे आता है। हमने लिखा बिफोर सनसेट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, वैसा का वैसा लिख दिया। तो चलिए मैं एक बार लिख के दिखा देती हूँ, आप लोगों को शायद समझ आया और अच्छे से। हैड और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। ये यही सब्जेक्ट था जो कि मिसिंग था और जिसको हमने माना है। तो ये है आपका सही आंसर ऑप्शन डी। बाकी में देख पा रहे हो आप, हैड किसी में भी लगा नहीं है, हैव अचानक से होगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, वी हैड कंप्लीटेड अवर टास्क बिफोर सनसेट। हैड लगता है पास्ट टेंस में और हैव हैज लगता है प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। यही वजह है ऑप्शन बी नहीं लेंगे, तो ऑप्शन डी सही है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम इन असम, ठीक है। तो थोड़ा सा लंबा दिखने वाला ये क्वेश्चन है। देखिए ऐसे प्रश्न लंबे जरूर दिखते हैं, मगर इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने सिंटेक्स पे, अपने कॉन्सेप्ट पे भरोसा रखिए, सब बनेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो लॉन्च्ड जो है, लॉन्च या जारी किया जाना, जिसका हिंदी अर्थ होता है, ये आपका मुख्य क्रिया है। मुझे तो ये थर्ड फॉर्म में नजर आ रहा है। थर्ड फॉर्म के सामने फिर से क्या लिख दिया है, ये हैज। तो हैज के साथ थर्ड फॉर्म कहाँ लगता है, पहले ध्यान देंगे। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का जो एक्टिव वॉइस होता है वहां लगता है हैड के साथ, सॉरी वहां लगता है क्या, हैज और हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। मैंने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया है, केवल वर्ब पोर्शन लिया है, जगह भी मेरे पास इतना ही है। अगर मैं बोलूं पेसिव वॉइस में ये क्या हो जाएगा, तो हैज हैव विल नॉट बी चेंज, वो वैसा ही रहेगा। एक नई चीज बीन लग जाएगी और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो देखो मैंने शॉर्ट में पूरा का पूरा सिंटेक्स आपको समझाने का कोशिश किया है, आप लोग इसको जरूर करके देखिए। अगर थोड़ा सा और मैं आपको प्रूफ कराऊं यहाँ से, तो चलो यहाँ देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव लिखा है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट का पेसिव वॉइस बनाना है तो हैज और हैव के साथ क्या लगाने बोल दिया है, बीन लगाने बोल दिया है। तो क्लियर है सभी को, यही बात मैं यहाँ लिखकर ही समझा रही थी। तो अब देखते हैं हम लोग क्या होना चाहिए इसका। हमने ढूंढ लिया है कि ये एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब इसमें ये हिस्सा आपका क्या है, सब्जेक्ट है, और मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम, ये पूरा हिस्सा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये आपका क्या है, एडिशनल ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट डैश करके लिख लेना उसको। और वैसे स्थिति में जहां पे कोई डे रहे, कोई डेट रहे, कोई स्थान रहे, उसको लास्ट पे ही छोड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं। अब मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम पूरा आगे आना चाहिए। दो ऑप्शन में ये आगे है, दो ऑप्शन में नहीं है, तो मैंने इन दोनों ऑप्शन को सीधे ही क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। द वेरी सिंपल मेथड टू सॉल्व द वॉइस एमसीक्यूज, आप सीधे सीधे एलिमिनेशन मेथड में जाइए, आसान हो जाएगा। दोनों में ठीक है यहाँ तक। तो उसके बाद यहाँ पे इज लॉन्च्ड लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है, हैज बीन लॉन्च्ड। सिंटेक्स से कौन सा जच रहा है, ये वाला जच रहा है। आंख बंद करके आंसर एक सेकंड में आएगा इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या है, आपका सही आंसर है। यहाँ पे इज वगैरह तो बिल्कुल लग नहीं सकता, तो ये आपका गलत आंसर है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देख लीजिए, लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट इन असम करके लिख दिया है, नो इश्यूज। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आंसर आ गया है। अगला क्वेश्चन कहता है इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन को आपको बनाना है, वॉइस चेंज करना है। ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना है, वही कंसेप्ट थोड़ा सा ध्यान रखना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला। यहाँ पर आप कहीं ना कहीं मान के चल रहे हो ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। इम्पॉसिबल टू डू ये क्या है, आपका पूरा वर्ब हिस्सा लग रहा है, और ये आपको क्या लग रहा है, थोड़ा सा सब्जेक्ट वाला हिस्सा लग रहा है। अगर आप दिस को आगे लेके जाएंगे तो दिस सभी में आगे है। डूइंग वाला ऑप्शन सीधे गलत है, कभी भी वर्ब सीधे से शुरू नहीं होगा। दैट टू डूइंग मतलब डू का आईएनजी फॉर्म गलत है, हमेशा वर्ब कौन से फॉर्म में रहेगा, थर्ड फॉर्म में। तभी भी देखते हैं हम लोग, दिस आगे लाया आपने, दिस के साथ आप क्या लगा सकते हो, इज लगा सकते हो। क्यों इज लगाओगे, क्योंकि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और ये कहीं ना कहीं सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स है। एक्टिव वॉइस में अगर मैं बोलूं तो ये मेरा प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का सिंटेक्स जैसा नजर आ रहा है। अगर इसका पेसिव वॉइस बनाऊंगी तो ऑब्जेक्ट प्लस लास्ट में सब्जेक्ट, यहाँ बाय वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और एक चीज याद रखना, वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले जुड़ेगा इज, एम, आर। उस हिसाब से दिस के साथ मैंने लगा दिया इज। वर्ब का थर्ड फॉर्म इम्पॉसिबल टू बी,
इम्पॉसिबल टू बी डन, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है। ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, लेकिन ये एक तरीके का कैसा वाक्य है, इंपरेटिव वाक्य है। और इंपरेटिव वाक्यों में हमको बी को क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। दैट्स वाई यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा क्या है, परफेक्ट आंसर है। अचानक से मस्ट नहीं जोड़ेगा, अचानक से कांट नहीं जोड़ सकते, तो ऑप्शन बी ही एक है जो सही लग रहा है, यही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वी मस्ट टेक केयर ऑफ ऑल लिविंग स्पीसीज ऑन अर्थ। यहाँ पर आप देख पा रहे हो टेक केयर ऑफ ऑल लिविंग स्पीसीज ऑन अर्थ में ये टेक केयर थोड़ा सा क्या लग रहा है, क्रिया जैसा दिख रहा है। ये आपका वी क्या लग रहा है, सब्जेक्ट, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहीं ना कहीं। टेक केयर ये थोड़ा सा कंपाउंड वर्ब जैसी फीलिंग दे रहा है। टेक इसमें मेन वर्ब होता है, उसी में परिवर्तन होंगे। यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरा का पूरा हिस्सा आपको क्या लग रहा है, ऑब्जेक्ट के जैसा लग रहा है। अगर और भी तोड़ू तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और ये मेन आपका क्या लग रहा है, ऑब्जेक्ट लग रहा है। आगे देखते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन में जहां पर आपको क्या नजर आएगा, आपको नजर आएगा ऐसा कुछ, ये क्या है, मस्ट। एक्चुअली दिस इज नथिंग बट द क्वेश्चन ऑफ मॉडल। मॉडल समझते हैं, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, विल, वुड, मस्ट, आउट टू, नीड टू, ये तमाम जितने भी मैंने बोला ये क्या होता है, मॉडल। अगर आपको मॉडल्स रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो इसका एक्टिव वॉइस कुछ ऐसा पाओगे। कैसा पाओगे, सब्जेक्ट प्लस क्या लिख देगा सीधे, मॉडल, प्लस हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देता है, प्लस क्या लिख देगा, ऑब्जेक्ट। कुछ ऐसा ही दिख रहा है ऊपर वाला सिंटेक्स। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, नो वरीज। अगर मैं इसका पेसिव वॉइस सिखाऊं तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, यहाँ पे बाय। 3 स्टेप शुरू से आता है हमको, इसको बदलने को आ ही जाता है। अब क्योंकि पेसिव वॉइस में वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। मॉडल वाले केस में ऐसा नहीं है मैम, नहीं होगा क्या, होगा, इसमें भी वर्ब का थर्ड फॉर्म सीधे सीधे लिख देना। उसके बाद मॉडल कहीं गायब हो जाएगा क्या, नहीं। जैसे आप विल, शैल ये सबको गायब नहीं कर रहे थे, आप मॉडल को भी क्या करोगे, गायब नहीं करोगे। तो ऑब्जेक्ट के बाद आपको यहाँ पे क्या नजर आएगा, मॉडल अभी भी नजर आएगा। बस एक नई चीज आपको यहाँ मिलेगी और वो है क्या, बी। आपको हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले क्या जोड़ना पड़ेगा, बी जोड़ना पड़ेगा। और ये आपका मॉडल का कॉन्सेप्ट रेडी है। कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, ये सेंटेंस से आप उसका आंसर ढूंढ लोगे। तो चलो एक बार कन्वर्ट करते हैं। हमेशा हमने बोला है सब्जेक्ट पीछे जाएगा, वी पीछे जाके क्या हो जाना चाहिए, अस हो जाना चाहिए। सभी जगह अस लिख दिया है, लॉट ऑफ कंफ्यूजन। अब देखते हैं, ऑल लिविंग स्पीसीज ये हम लोग का क्या है, मेन ऑब्जेक्ट है। तो चलो मेन ऑब्जेक्ट आगे है क्या, बाप रे, चारों में यहीं आगे है, ठीक है, तो ठीक है। अब हम लोग यहाँ भी सॉल्व नहीं कर पाए, आगे देखते हैं। टेक केयर का थर्ड फॉर्म टेकन केयर, सभी में ही क्या है आपका, टेकन केयर लिखा हुआ है। देख लो, यहां से भी ढूंढ नहीं पाओगे, सभी में टेकन केयर। आगे देखते हैं फिर से, हमारा ये हिस्सा, सभी हिस्सा क्या है, बिल्कुल समान है। अब हम ढूंढेंगे इस हिस्से में कितनी सिमिलैरिटी है। मॉडल और बी होना चाहिए, हमारा मॉडल मस्ट है, तो फर्स्ट वाले में देखते हैं। आर टेकन लिख दिया है, आर टेकन होगा क्या, नहीं होगा, आर टेकन नहीं होगा। अचानक से आप मस्ट को आर नहीं लिख सकते। मॉडल बदलेगा क्या, नहीं, मॉडल हमेशा क्या रहेगा, एज इट इज। शुड रहेगा तो शुड ही रहेगा, मस्ट है तो मस्ट ही लिखना, बदलना नहीं उसको। कई लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स की कंफ्यूजन है, कैन को कुड कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, कैन है तो कैन ही रहेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट तो गलत हो गया। मस्ट के साथ बी लगा है, ये सही है क्या, बिल्कुल सही लग रहा है। हमेशा मस्ट मस्ट ही रहेगा, और एडिशनल क्या जुड़ता है, बी जुड़ता है, सही है। हैड बीन हो जाएगा क्या अचानक से, नहीं होगा। विल भी हो जाएगा क्या, नहीं होगा। तो वी हैव फाइंड आवर आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, तो ऑप्शन बी मिल गया हमको आंसर। इस तरीके से आप मॉडल रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे अपना। तो अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन दिखाने का मुद्दा ही यही है कि आपको सभी तरीके के प्रश्न बनने चाहिए। आगे जाके कुछ नकारात्मक और प्रश्नवाचक भी आएंगे, देखते हैं। द वॉल हैड नॉट बी डेकोरेटेड बाय अस, आ गया नकारात्मक, नॉट, नो लिख दिया, मतलब क्या, नकारात्मक है ये। द वॉल्स हैड नॉट बी डेकोरेटेड बाय अस, क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन के सबसे पहले किसमें प्रहार करने सिखाया है मैंने बोला है आप किसमें करोगे, क्रिया को देखोगे। क्रिया यहाँ पे दिख गया आपको, क्या दिख रहा है, क्रिया, वर्ब। एक्चुअली में बी डेकोरेटेड भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो। हैड लिख दिया है, हैड मतलब कि एक हेल्पिंग वर्ब है। द वॉल्स और यहाँ पे बाय अस,
एक्चुअली में यहाँ पर ये बी को बीन होना था, सम टाइपिंग एरर वाज देयर, दैट्स व्हाई यहाँ पे कंफ्यूजन था। अगर अब मैं कंपैरिजन करूं, कभी भी मैंने क्या बताया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म के साथ हैड कब लग रहा था, हैड अगर यहाँ आपने लिखा और यहाँ थर्ड फॉर्म और यहाँ पे एक और चीज आ गई बीन, तो हैड बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म, वापस से उस टेबल में जाइए, एक जो टेबल मैंने दिया है वो आपके बहुत हेल्पफुल है। तो यहाँ पर उसी कंसेप्ट के हिसाब से हम लोगों ने देखा कि हैड के साथ बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा पास्ट परफेक्ट के पैसिव वॉइस में। सिंटेक्स वाइज अगर मैं आपको फिर से बताऊं, अगर कंफ्यूजन है, तो एक्टिव वॉइस में पास्ट परफेक्ट कैसा होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसको अगर पैसिव वॉइस बनाओगे, ऑब्जेक्ट आगे सब्जेक्ट पीछे, यहाँ पर बाय, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब में कोई चेंजेस नहीं दिखेंगे, लेकिन आपको हैड को कुछ चेंज करना है क्या, नहीं, वो वैसा ही रहेगा, नई चीज क्या जुड़ जाती है, बीन। ये जो पैसिव वॉइस का सिंटेक्स आप यहाँ देख पा रहे हो, यही तो है क्वेश्चन में, है ना, सेम चीज है क्वेश्चन में। तो अब आपने अगर इसको क्या कर लिया है, जान लिया है कि ये पास्ट का पैसिव वॉइस है, तो आपसे ये बन जाएगा। एक नई चीज दिखेगी लोगों को, वो है नॉट। मैम नॉट को क्या करेंगे, तो नॉट को लेके कभी भी परेशान नहीं होना है, वो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा मौजूद रहेगा, और आपको पैसिव वॉइस बनाते टाइम भी हमेशा इस हेड के बाद ही इसको क्या कर देना है, मौजूद रख देना है। जैसे कि अगर यहाँ पे नेगेटिव आ गया, तो यहाँ पे हेड के बाद आप सीधे क्या लगा दोगे, नॉट लगा दोगे, और बाकी सिंटेक्स क्या रहेंगे वैसे के वैसे। शुरू करते हैं। द वॉल्स आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये क्या है आपका, सब्जेक्ट है, हैड और यहाँ पे बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे नॉट भी जोड़ लो, और यहाँ पे क्या है, बाय है। ये एक पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है जिसका एक्टिव वॉइस ढूंढेंगे। चलिए ढूंढते हैं। बाय अस का आगे आके क्या हो जाएगा, अस का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, तो चारों में वी लिखा है। द वॉल्स पीछे चले जाएंगे, देख सकते हैं आप चारों में पीछे आ गए हैं, लेकिन क्रिया पे देखेंगे, डेकोरेटेड, ये डेकोरेटेड क्या दिख रहा है आपको, डेकोरेटेड हर जगह पे दिख रहा है। हैड नॉट बीन, इसमें बीन को हटाना है। अगर आप एक्टिव वॉइस का सिंटेक्स देखोगे, हैड के साथ केवल वर्ब का थर्ड फॉर्म देख लेते हैं, हैड के साथ थर्ड फॉर्म ये हैव, और ये बीन तो बिल्कुल लगेगा नहीं यहाँ पे एक्टिव वॉइस में, यहाँ पे हैव तो बिल्कुल लगेगा नहीं, ये भी गलत हो गया, ये लगेगा नहीं, यहाँ भी लगेगा नहीं, हैव नॉट डेकोरेटेड भी लगेगा नहीं, केवल एक ही मैच हो रहा है जो हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म कैरी कर रहा है, और साथ में नॉट भी बिल्कुल सही जगह पे है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डी आपका सही उत्तर होता है इस प्रश्न का। क्वेश्चन अगला कहता है, कुड यू पास द सॉल्ट, ये एक कैसा प्रश्न है, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक के साथ साथ ये आपका एक मॉडल रिलेटेड भी क्या है, प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। कुड यू पास द सॉल्ट, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये तो आपका मॉडल है, ठीक है, यू क्या है आपका सब्जेक्ट, ये है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ये है क्या आपका ऑब्जेक्ट। मैंने थोड़ी देर पहले आपको मॉडल का एक्टिव और पैसिव वॉइस बताया था, ध्यान आ रहा है आपको, मॉडल का एक्टिव और पैसिव वॉइस अभी अभी मैं बताई थी आपको, कोई नहीं सर, अभी अभी आपको बताई थी। अगर मैं इसका प्रश्नवाचक वाला भी देखूं, तो मॉडल के साथ आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और पीछे क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। अगर इसका पैसिव वॉइस देखें, तो अभी भी मॉडल आगे रहेगा, लेकिन ये अपना स्थान हमेशा की तरह चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट हमेशा की तरह पीछे जाएगा, और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, और एक नई चीज लगती थी बी, और वो यहाँ मौजूद रहेगी। अब इस सिंटेक्स से मैच करिए कौन सा ठीक लग रहा है। तो ऑब्जेक्ट के बाद आना चाहिए द सॉल्ट, कुड के, कुड तो सभी जगह सेम टू सेम है, द सॉल्ट भी सभी जगह लिखा हुआ है, कंफ्यूजन है। पास आपका मुख्य क्रिया है, पास, पास्ट, पास्ट, तीनों फॉर्म उसका होता है। तो पास्ट वाला फॉर्म कौन सा लग रहा है आपको, 2 और 3, ये पास्ट लिखा है, वहीं पे गलत कर दो सीधे, पास्ट तीनों जगह लिखा है, लेकिन क्रिया के पहले हमको क्या ढूंढना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, सॉरी बी, तो बी कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है और यहाँ, तो आपको 2 आंसर सही मिल रहा है। ये आंसर वहीं पे क्या हो गया, गलत, क्योंकि बीन तो लगेगा नहीं, तो ऑप्शन ए भी गलत। अब दोनों में से सही कौन सा होना चाहिए, कुड द सॉल्ट बी पास्ड बाय एनीवन, या फिर कुड द सॉल्ट बी पास्ड। एक चीज भूल रहे हो, सब्जेक्ट भी तो पीछे जाके क्या होता है, लगता है, तो यहाँ पे बाय लगता अगर यू, तो आप इसको सही मान सकते थे, यहाँ पे तो बाय क्या कर दिया है, एनीवन, तो यहाँ पे इसको आप सीधे सीधे क्या ले लो, गलत ले लो, और यही एक ऑप्शन है डी, जो कि क्या नजर आ रहा है, सही।
कुछ स्टूडेंट्स का डाउट होगा मैडम यहाँ पे यू कहाँ चला गया, आपने पीछे बाय यू करके क्यों नहीं लिखा। तो ध्यान देंगे व्यापम द्वारा जारी किए गए प्रश्नों में भी और साथ ही इंग्लिश के किसी अच्छी किताब में आप पढ़ेंगे तो कंसेप्ट भी यही कहता है कि अगर आप कभी ऐसे क्वेश्चंस देखोगे जिसमें अगर आपको आंसर में बाय के साथ जो सब्जेक्ट होता है उसको लिखता है और कहीं पे नहीं लिखता है तो उसको आप गलत नहीं मान सकते। बाय डिफॉल्ट ये माना जाता है कि ये बात किसी सामने वाले सेकंड पर्सन को ही कही जा रही है। तो यहाँ पे कुड द सॉल्ट बी पास के बाद बाय यू नहीं भी लिखेगा ना तो परेशान होने की बात नहीं, ये सही आंसर है। ऐसा कई जगह आपको मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a fresh batch of eggs was collected by the farmer's wife। ठीक है, आप लोग इसमें ढूंढेंगे अगर क्रिया तो कलेक्टेड क्या दिख रहा है, मुख्य क्रिया। मुझे कलेक्टेड यहाँ पे मुख्य क्रिया नजर आई। कलेक्टेड आपकी मुख्य क्रिया है। वर्ब का ये कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म मुझे नजर आ रहा है। क्यों, क्योंकि इसके जस्ट पहले यहाँ पे क्या लिख दिया है, वॉज। अब ये वॉज के साथ कभी भी थर्ड फॉर्म देखी हो क्या, वॉज वर कहाँ लगता है, टेंस में। वॉज वर लगता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म देखी हो क्या, नहीं, आप हमेशा आईएनजी फॉर्म देखे हो। तो यहाँ पर अगर मैं इसका सिंटेक्स रेडी करने का कोशिश करूं तो ये मेरा हिस्सा क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये क्या है, वॉज। ये एक्चुअल में मेरा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ये जो हिस्सा है ये आपका क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। क्योंकि हम जानते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म के पहले हमेशा वॉज या वर क्या होता है, लगता है। अगर मैं इसका सिंटेक्स लिखने का कोशिश करूं, ऑब्जेक्ट के पहले वॉज या वर, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन बाय और देन सब्जेक्ट। कुछ ऐसा दिख रहा है आप लोगों को। ये एक्चुअल में आपका एक्टिव वॉइस नहीं है, ये क्या है पता है, पेसिव वॉइस है। अगर इसका एक्टिव वॉइस बनाऊं मैं, एक्टिव वॉइस बनाऊं, आप लोग खुद हेल्प करिए मेरी। सब्जेक्ट शुरू में लिख दोगे, ऑब्जेक्ट को कहाँ कर दोगे, पीछे कर दोगे। वर्ब का कौन सा फॉर्म लिख दोगे, सेकेंड फॉर्म सीधे, और ये पूरा रेडी है। और मैं किसी को पूछूं ये कौन सा टेंस नजर आ रहा है, तो टेंस क्लियर है जिनको वो बता पाएंगे कि मैम ये सिंपल क्या है, पास्ट टेंस का क्या है आपका वाक्य है। पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस कन्वर्ट करना भी उतना ही आसान होता है, बशर्ते आपको पता रहे सिंटेक्स। यहाँ पर थर्ड फॉर्म हमेशा लगता है और थर्ड फॉर्म के साथ वॉज केवल एक ही टेंस में लगेगा, वो है सिंपल पास्ट। आप लोगों को अगर इस पे यकीन भी नहीं आएगा तो आप यहाँ फिर से टेबल में जाके देखिए, हमेशा वॉज वर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म कब लगेगा, जब पास्ट इंडेफिनिट रहेगा, या आपको वहां पे दिख रहा है कि एडिशनल डिड क्रिया। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, आंसर क्या होना चाहिए हमारा, सीधे सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को आगे लेके चले जाओ, द फार्मर्स वाइफ चारों में आगे है, अ फ्रेश बैच ऑफ एग सब में पीछे है, यहाँ पे इश्यूज नहीं है। लेकिन कलेक्टेड का सेकंड फॉर्म लिखना है। कलेक्ट मुख्य क्रिया है जिसका सेकंड फॉर्म कलेक्टेड और थर्ड फॉर्म भी कलेक्टेड ही होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कलेक्टेड यहाँ भी लिखा हुआ है और ये कलेक्टिंग लिख दिया है, सीधे सीधे क्या कर देंगे, उसको गलत कर देंगे। कलेक्टिंग लिख दिया है, सीधे सीधे क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। हैड कलेक्टेड करके लिखा है, मैंने कहीं पे हैड वगैरह लिखा है क्या, नहीं लिखा है। इसका मतलब कि ये ऑप्शन भी गलत है, केवल ये ऑप्शन सही है। सीधे सीधे कंपैरिजन कर लीजिए इसमें, ये है आपका सब्जेक्ट, ये है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और ये है क्या आपका ऑब्जेक्ट। एज सिंपल एज दैट, ये क्या है आपका सही आंसर है इस क्वेश्चन का। ऑप्शन बी इज द व्हाट राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत आसान है, दिखता थोड़ा टफ है लेकिन आसान होता है। अगला एक क्वेश्चन आया है हमारा, व्हेन डिड ही रिटर्न माय बुक। ठीक है, व्हेन डिड ही रिटर्न माय बुक। इस प्रश्न में आप देख पा रहे हो मुख्य क्रिया आपकी क्या है, रिटर्न है, और ये मुख्य क्रिया आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में नजर आ रही है। ये आपका क्या लग रहा है, ऑब्जेक्ट लग रहा है, ही आपका सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे आपको एक WH क्वेश्चन और साथ में कुछ हेल्पिंग वर्ब भी नजर आ रहा है। साथ में एक और चीज नजर आ रही है, वो है प्रश्नवाचक। जैसे ही क्वेश्चन मार्क देखोगे आप जान जाओगे ये प्रश्नवाचक वाक्य है। ऐसे प्रश्नों का क्या करना है, बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। आप देखिए इस टाइप के प्रश्नों में ना आप इसको दो हिस्से जरूर कर लेना। आप क्या करना, सीधे सीधे WH के बाद ऐसे लाइन खींच देना। हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में ना सीधे लाइन खींच देंगे, WH को अलग रखेंगे और ये वाले हिस्से को पूरा अलग रखेंगे। ठीक है, अब देखना यहाँ पर वेन तो ठीक ही है, वेन आपने अलग कर दिया है,
अब ऐसे में आप अंदर देखिए, अगर इसका मैं आपको टेंस पूछूं तो बहुत सारे लोग मुझे बता पाएंगे कि मैम ये पास्ट टेंस है। क्यों पास्ट टेंस है? पास्ट में ना हम लोग हमेशा ना डिड बाहर निकालते हैं जब हमको उसका किसी भी वाक्य का प्रश्नवाचक बनाना होता है, और डिड केवल तब निकालते हैं जब वो वाक्य सिंपल पास्ट टेंस में होता है। ध्यान आ रहा है सभी को? तो डिड ही रिटर्न माई बुक का आप बना सकते हो क्या? अफर्मेटिव वाक्य। यस, आप ही रिटर्न्ड माई बुक करके बना सकते हो, लेकिन उतना भी कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं है, इसका हम शॉर्ट तरीके से बनाते हैं। अगर मैं डिड ही रिटर्न माई बुक का पेसिव वॉइस आपको बनाने बोलूं तो WH क्वेश्चंस का कैसे बनेगा? WH के साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है क्वेश्चन मार्क। ये आपका एक्टिव वॉइस में लिखा एक वाक्य है। अगर इसको पेसिव बनाना है, जो भी WH आएगा एज इट इज उतार देना। हेल्पिंग वर्ब में चेंजेस होंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट पहले, वर्ब का थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट और क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। चूंकि यहाँ पर मेरा हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है मेरा डिड, मतलब कि ये पूरा वाक्य कौन सा टेंस है? ये है मेरा सिंपल पास्ट टेंस, और डिड का यहाँ पे कन्वर्जन हो जाएगा वॉज या किसमें? वर में, और आपका आंसर रेडी है। देखते हैं। वेन तो वेन ही है, नो डाउट। डिड का परिवर्तन वॉज वर में होना चाहिए। कौन सा दिख रहा है यहाँ पे? वॉज वर वाला। यहाँ पर केवल और केवल एक दिख रहा है मेरा, ऊपर वाला। अगर माई बुक्स ऑब्जेक्ट को आगे लेके आऊं, ये देखो ऑब्जेक्ट माई बुक आगे आ गया। ही को पीछे करके बाय हिम करना है, हमने पीछे कर दिया। रिटर्न का थर्ड फॉर्म रिटर्न कर दिया, ये हमने क्या कर दिया? सब्जेक्ट पीछे ले गए, ये ऑब्जेक्ट ले आए। यहाँ पे हमने क्या ले आया? मोर ले आया, और यहाँ पे हमने क्या ले आया? WH ले आया। तो अब इस सिंटेक्स को मेरे मैच करके आप देखिए कि आपका सिंटेक्स मैच हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। ये आंसर क्या होगा? इसका सही होगा। ऑप्शन ए विल बी द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। डिड लिखा है ना, मतलब पास्ट है, वॉज वर लगा देना उसकी जगह में। अगर मान लो यहीं पे डज लिखा होता, मतलब प्रेजेंट है, मतलब इज MR लगा देते और आंसर सही हो जाता। समझ पाए? तो यही करना रहता है। तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन कहता है बिल गेट्स हैज गिवन अवे 27% ऑफ हिज वेल्थ इन चैरिटी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको ढूंढना है क्या? सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा इसमें क्रिया। क्रिया कौन सी नजर आ रही है इस प्रश्न में? तो इसमें गिवन अवे जैसा जो वाक्य लिखा है, ये जो आपका शब्द है, ये एक कंपाउंड वर्ब का क्या है? एग्जाम्पल है। अब गिवन अवे ढूंढ लिया हमने तो पता चल जाएगा कि ये कौन सा टेंस है। वर्ब का थर्ड फॉर्म के साथ अगर आपको हैज दिख रहा है, मतलब ये आपका एक पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आप पेसिव बनाएंगे, कैसा बनेगा? सब्जेक्ट प्लस एक्टिव वॉइस में कैसा बनेगा? हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वैसे ही पेसिव वॉइस कैसा होगा? ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव। इसके साथ क्या लगता है? बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस क्या लगता है? सब्जेक्ट। रेडी। तो अब देख लेते हैं हम लोग क्या होने वाला है। ऐसे प्रश्नों में कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है, मैम हमको बड़े क्वेश्चन में समझ नहीं आता, सब्जेक्ट वगैरह कैसे ढूंढेंगे? जो क्रिया के पहले लिखा सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर आप पुख्ता हो चुके हैं कि ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है तो उसको सब्जेक्ट कंसीडर करिएगा। अगर यहाँ पे बोले हुए 27% ऑफ हिज वेल्थ, ये पूरा आपका मेन ऑब्जेक्ट है। इन चैरिटी आपका एडिशनल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे ही मैंने लाइन खींचा चीजें आसान लगने लगी। अब देखते हैं 27% ऑफ हिज वेल्थ आगे कहाँ पे आया है? तो ये यहाँ तक आगे आया है, ये भी यहाँ तक है और ये भी यहाँ तक है। तीनों ही में है, एक क्वेश्चन में नहीं है, एक ऑप्शन में नहीं। गलत कर दो। इसके बाद मैंने क्या लगाने बोला है? हैज हैव। देखते हैं, तो यहाँ पर हैज लगा है, यहाँ पर हैड लगा दिया है, यहाँ पर हैज लगा है। दोनों ही ठीक लग रहा है, हैड तो लगेगा नहीं, गलत कर दो वहीं से, है ना। हैज हैव का चेंजेस करने बोली हूँ क्या? हैड में नहीं बोली हूँ, तो हैज हैव भी ठीक है। दो ऑप्शन अभी भी हमको ठीक ठीक मिला है, दो गलत हो चुका है। वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ भी गिवन है, यहाँ भी गिवन है, ठीक है। लेकिन बहुत ध्यान देने लायक बात है, स्टूडेंट्स यहीं पे फंसते हैं आप लोग। एक जगह पे आपको मिल रहा है बीन के साथ और एक जगह पे आपको मिल रहा है फिर से बीन के साथ।
ठीक है, तो दो ऑप्शन तो हमारे यहीं से गलत हो चुके हैं। यहाँ पर केवल हैज लिखा है और यहाँ पर हैज के साथ क्या लिखा है, बीन लिखा है। इसका मतलब है कि हैज बीन वाला ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत। कारण क्या है, हम जानते हैं कि जब भी हमको एक्टिव वॉइस में हैज, हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म दे, तो पेसिव वॉइस में हैज है वर्ब का थर्ड फॉर्म के साथ हम बीन कर सकते हैं। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। केवल हैज वाले को आप नहीं लोगे आंसर, वो गलत है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उम्मीद है आप सभी को ऐसे प्रश्नों को डील करना भी अब आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है शी वॉज एडवाइज्ड 15 डेज रेस्ट आफ्टर हर सर्जरी। तो देखिए यहाँ पे ना इस प्रश्न में बोला जा रहा है एडवाइज्ड। एडवाइज्ड मतलब वर्ब का ये थर्ड फॉर्म, कहीं ना कहीं ये मुझे लग रहा है पेसिव वॉइस में लिखा हुआ कोई वाक्य है। क्यों, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया था वॉज वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म आता है क्रिया का, वो भी कौन से टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस में। पर यहाँ पे देख रहे हो वॉज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा है। एक सेकंड लगा जानने में कि ये पेसिव वॉइस का वाक्य है। अब देखो आफ्टर हर सर्जरी वगैरह जो भी लिखा है, यहाँ पर ऐसे प्रश्न में आपको अगर पेसिव वॉइस बनाना है तो पहले ना ऑप्शन देखिएगा। अगर यहाँ पे एडवाइज्ड का एडवाइज्ड ही रहेगा बोलोगे ठीक है, लेकिन एडवाइज्ड के साथ आपको क्या लगाना है आगे, वॉज वर हैज हैव हैड क्या लगाना पड़ेगा। तो आप हैड तो लगा नहीं सकते। अगर मैं बोलूं एडवाइज्ड करके तो ठीक है, वॉज फिर से लगेगा नहीं क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस में लिखा हुआ ये वाक्य है। इसका सिंटेक्स अगर मैं बोलूं एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, पेसिव वॉइस में बोलूं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट बन गया। तो ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, अपने को ऊपर वाले फॉर्म में बनाना है, इसलिए सिंपली क्या कर दोगे, एडवाइज्ड लिख दोगे वर्ब का सेकेंड फॉर्म। शी क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है, पीछे आके क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हर बन जाएगा। समझ पाए बात को। एडिशनल जितना भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट था, एडिशनल जितना भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट था लिख दिया हमने पूरा यहां से यहां तक। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी सब्जेक्ट है क्या, सब्जेक्ट है क्या, सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है। इसीलिए हमने खुद से क्या किया, कंसीडर किया, और हमने कंसीडर किया कि ये जो एडवाइस है किसके द्वारा दिया गया है, डॉक्टर के द्वारा। क्योंकि ये बेड रेस्ट वाली बात है, सर्जरी वाली बात है, वी ऑल नो दैट ये केवल डॉक्टर का काम है। तो द डॉक्टर एडवाइज्ड हर 15 डेज रेस्ट आफ्टर हर सर्जरी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन सी बना। ऐसे प्रश्न थोड़े से डिफरेंट है, इसका पैटर्न आप ध्यान रखेंगे इसको। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है मेरा, द न्यू गार्डनर लुक्स आफ्टर द प्लांट्स वेल। बहुत आसान है, आप सभी इसको बना सकेंगे। अगर बोले इसमें क्रिया कौन सी है, लुक्स है। लुक्स मतलब ये आपका है मुख्य क्रिया, वर्ब के साथ एस है, ये पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये पूरा क्या है, सब्जेक्ट है। कौन सा सिंटेक्स लग रहा है ये। अगर ये मैं सिंटेक्स की बात करूं तो आप सभी को मालूम है जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसमें एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस के दो सिंटेक्स, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म साथ में एस प्लस ऑब्जेक्ट बन गया एक्टिव वॉइस। पेसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट आगे लाएंगे, सब्जेक्ट पीछे लेके जाएंगे, बाय लिख के वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेकिन एक चेंज है, यहाँ पे इज, एम या फिर क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। सिंटेक्स रेडी है, आपको बन जाएगा वॉइस 1 मिनट में। बना लेते हैं। द प्लांट्स आपका मुख्य क्रिया है, द प्लांट्स को आगे लाएंगे। ऐसे जगहों पे परेशान होने की बात नहीं है, द प्लांट्स आपका मेन ऑब्जेक्ट है, ये एडिशनल ऑब्जेक्ट है, आप पीछे भी लगा लेना। द प्लांट्स आगे ले आए, चारों में ही आगे है, एक जगह पे नहीं है, आपने सीधे सीधे उसको कट कर दिया। एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करना। यहाँ पर द प्लांट्स के बाद क्या लगना चाहिए, इज, एम, आर। चूंकि प्लांट्स है, मोर देन वन प्लांट की बात कर रहे हैं, प्लूरल नाउन है, मतलब यहाँ पे आर लगेगा प्लांट्स के साथ। ठीक है, वॉर लगेगा क्या, नहीं लगेगा। लुक्ड आफ्टर, सीधे सीधे लुक्स आफ्टर लगेगा क्या, नहीं लगेगा, अपने को हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता है। लुक्स जो यहाँ पे लिखी हुई है आपकी क्रिया, इसका रूट वर्ब है आपका लुक, और अगर मैं इसके फॉर्म्स की बात करूं तो होता है लुक्ड, और क्या होता है,
लुक, लुक्ड और लुक्ड होता है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या लिख दूंगी, सीधे लुक्ड लिख दूंगी। आफ्टर जो लिखा है जोड़ सकते हैं यहाँ पे। वेल भी आप यहाँ पे एडिशनल ऑब्जेक्ट जोड़ सकते हैं, नो इश्यूज देयर। हम जानते हैं सब्जेक्ट हमेशा पीछे चला जाएगा, बाय द न्यू गार्डनर को सीधा पीछे लिख दिया है। बहुत बढ़िया आंसर इसका निकला है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी सही है, बाकी तीनों गलत है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हु आस्क्ड यू टू ड्राफ्ट द लेटर। ठीक है, हु आस्क्ड यू टू ड्राफ्ट द लेटर। प्रश्न में आप देख पा रहे हो हु करके लिखा है, मतलब ये एक कौन की बात कर रहा है, दैट इज WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन में जब भी आपको हु आएगा तो आप एक कंसेप्ट याद रखेंगे, आप इस हु का कन्वर्जन करेंगे किसमें, बाय किसमें, हुम में। ठीक है, कन्वर्जन किसमें करेंगे, बाय हुम में करेंगे। जैसे कि देखते हैं, हु आस्क्ड यू टू ड्राफ्ट द लेटर, यू आपका सब्जेक्ट लग रहा है, द लेटर ऑब्जेक्ट लग रहा है, ड्राफ्ट आपका क्रिया लग रहा है, और आस्क्ड भी आपका क्या लग रहा है, क्रिया लग रहा है। आस्क्ड टू ड्राफ्ट भी आपकी मुख्य क्रिया हो सकती है, यहाँ पे मैंने वर्ब का क्या ले लिया है, इसको मुख्य क्रिया ले ली है। अगर मैं बोलूं हु का परिवर्तन किसमें, कभी भी उसका स्थान बदलेंगे नहीं, बाय हुम कर देना। बाय हुम में दो ऑप्शन नजर आ रहा है, ऊपर का दोनों ऑप्शन क्या कर देंगे, गलत कर देंगे, क्योंकि बाय हुम लिखना जरूरी है। बाय हु गलत है, बाय द हु गलत है। अगर आगे, चूंकि ये जो वाक्य है वो लिखा हुआ है किसमें, आस्क्ड। आस्क्ड मतलब वर्ब का ये सेकेंड फॉर्म है, चूंकि वर्ब के थर्ड फॉर्म होता तो कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होता, लेकिन यहाँ सेकेंड फॉर्म है मतलब सिंपल पास्ट, ध्यान आ रहा होगा। तो यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस का ये वाक्य है, आस्क्ड सीधे लिखा है, इसीलिए आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, वर लिख सकते हो। यहाँ पे भी वर लिखा है, वर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो में सही मिल रहा है। अब आगे देखते हैं, by whom were you asked to draft this letter, by whom you were asked to draft this letter, एकदम सेम है, सिर्फ और सिर्फ इसमें सीक्वेंस का फर्क है, क्रम का फर्क है। आप देख पा रहे हो वर और यू में ही यहाँ पे दोनों में क्या है, फेरबदल है, बाकी सही है। चूंकि आपको मालूम होना चाहिए, कभी भी आप क्या करेंगे, प्रश्नवाचक बनाएंगे किसी भी वाक्य का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, WH है तो ठीक है, नहीं भी है तभी भी हेल्पिंग वर्ब हमेशा शुरू में आता है, फिर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ पर देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर सब्जेक्ट और उसके बाद फिर से हेल्पिंग वर्ब आ गया, हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर से हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट आ गया। तो ऑप्शन दोनों में से सी क्या है, बेटर अरेंज्ड है। तो ऑप्शन सी मैं आंसर लूंगी, आप भी बिल्कुल इसी को लेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, अ पोस्टर ऑन इंडिपेंडेंस डे वाज बीइंग मेड बाय अविका। ठीक है, बहुत आसान है, देख पा रहे होंगे, मेड इसका मुख्य क्रिया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर लिखा है बाय करके क्या, सब्जेक्ट। अगर आप ऐसा पैटर्न देख लिए हो, बीइंग, कभी भी आप टेंस पढ़े हो बीइंग इस्तेमाल होता था क्या, नहीं, बीइंग का इस्तेमाल केवल पेसिव बनाते वक्त होता है। यहाँ पर बीइंग लिख दिया है, बीइंग हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ पेसिव में आएगा, लेकिन कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, कैसे जानोगे, वो आप जानोगे ये वॉज को देख के। वॉज अगर यहाँ आया, एडिशनल वॉज वर अगर दिखा, मतलब ये टेंस हो गया पास्ट। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का आपको क्या है, वाक्य है। शुरू में क्या लिखा है, अ पोस्टर, तो अ पोस्टर क्या है, आपका सब्जेक्ट है। ऑन इंडिपेंडेंस डे को मैं एडिशनल ऑब्जेक्ट ले लूंगी, वो पीछे में आप लिख लेना। तो यहाँ पे चलो इसका सिंटेक्स बना के देखते हैं। ये मेरा एक कौन सा टेंस का सिंटेक्स है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सिंटेक्स है, वो भी कौन से वाले में, एक्टिव वॉइस की पैसिव वॉइस। तो ये एक्चुअली में लिखा है पैसिव वॉइस में, हमने सिंटेक्स से जाना, बनाते हैं। चलो ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट होगा, इधर सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट प्लस क्या आता है, वॉज या वर, प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, लेकिन उसके पहले क्या, बीइंग, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस बाय, प्लस क्या, सब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज की दिक्कत आ रही है कि यहाँ पर वॉज वर बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट लिखा है, मतलब ये पैसिव वॉइस में है। चलो इसका एक्टिव बना लेते हैं, सब्जेक्ट आगे आएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। उसके पहले आप बाय वगैरह कुछ लगाते हो क्या, नहीं लगाते हो। वॉज वर वैसे का वैसे ही रहेगा, इसमें नो चेंजेस। आपको केवल वर्ब का कौन सा फॉर्म करना पड़ता है, आईएनजी फॉर्म, और ये रेडी हो गया। तो बिल्कुल आप समझ के चलिए कि यही वाक्य लिखा हुआ है, इस सिंटेक्स में ये वाक्य लिखा हुआ है।
और इससे हमको क्या कन्वर्ट करना है, ये कन्वर्ट करना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। क्रिया पे प्रहार करिए। क्रिया क्या है, मेड है। मेड का अगर रूट वर्ड में देखूं तो मेड क्रिया का रूट क्रिया है मेक। मेक का ही थर्ड फॉर्म मेड होता है ना, मेक मेड मेड करके। तो यहाँ पर मेक का आईएनजी फॉर्म अपने को ढूंढना पड़ेगा, तब एक्टिव वॉइस बना पाएंगे। आईएनजी फॉर्म मेक का होगा मेकिंग। तो चलिए सबसे पहले ढूंढते हैं मेकिंग कहाँ पे लिखा है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट वाले में लिखा है क्या, बिल्कुल है। सेकेंड में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है। कंफ्यूजन इज देयर, हर जगह पे है। चलिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एग्रीमेंट देख लेते हैं। आपका ये मेन ऑब्जेक्ट और ये एडिशनल ऑब्जेक्ट। मेन ऑब्जेक्ट को पीछे, सब्जेक्ट को आगे। अविका सब में आगे आनी चाहिए, सब में आगे है क्या, नहीं है। ये ऑप्शन और ये ऑप्शन वहीं पे गलत हो गया है, क्योंकि अविका क्या है, सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट हमेशा शुरू में आएगी, नहीं थे वहां पे। अविका के बाद आपको वॉज वर और वर्ब का आईएनजी फॉर्म चाहिए। वॉज वर्ब और आईएनजी फॉर्म यहाँ है क्या, नहीं है, इस थोड़ी लगाना है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत। सीधा सीधा एक आंसर अपने को मिल गया वॉज मेकिंग के बाद। अब देखो अपोस्टर ऑब्जेक्ट है, अपोस्टर ऑब्जेक्ट आपने पीछे लिखा, जितना भी एडिशनल है ना। आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे टिक लगा रही हूँ, बहुत ध्यान से देखना। ये पूरा क्या था हमारा, ये क्या था, ऑब्जेक्ट था। ये क्या था, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट था, आप देख पा रहे हो यहाँ से। ये क्या था, वर्ब का आईएनजी फॉर्म था। ये क्या था, वॉज था। और ये क्या था, सब्जेक्ट था। तो सिंटेक्स भी पूरा का पूरा मैच कर रहा है। यही वजह है कि ऑप्शन सी इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सी ही क्या है, सबसे ज्यादा इससे सुटेबल फिट बैठता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्या है, एन एप्पल कैरीज अबाउट 100 मिलियन यूजफुल बैक्टीरिया। ठीक है, तो इस एप्पल के बारे में ये क्वेश्चन है कि वो क्या करता है, 100 मिलियन यूजफुल बैक्टीरिया को रखता है। कैरी करना, रखना, समाहित करना। कैरीज आपका मुख्य क्रिया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, साथ में एस मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे। ये जो अबाउट 100 मिलियन दिख रहा है यूजफुल बैक्टीरिया, ये पूरा आपको ऑब्जेक्ट नजर आ रहा होगा। और ये आपका एन एप्पल क्या नजर आ रहा है, सब्जेक्ट नजर आ रहा है। ये मुझे क्या नजर आ रहा है, सब्जेक्ट। तो जब भी आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट मिले, साथ ही वर्ब में एस जुड़ा रहे, तो आप जान जाते हो कि ये एक्टिव वॉइस का सिंटेक्स है। किसका एक्टिव वॉइस, सिंपल प्रेजेंट। किसका है, सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट का ये क्या है, एक्टिव वॉइस है। इसका पेसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट पीछे जाएगा, सब्जेक्ट के पहले बाय लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, फिर क्या लगेगा यहाँ पर, इज, एम और क्या लगेगा, आर लगेगा। तो इज, एम या आर में से कोई एक करके आप इसको सॉल्व कर लोगे। चलिए देखते हैं क्या होना चाहिए आंसर। एन एप्पल हमेशा कहाँ आएगा, पीछे आएगा। यहाँ पर पीछे है, इसमें भी है, इसमें और इसमें नहीं है, तो ये क्या है, गलत है दोनों। अगर बोले हम लोग कैरीज का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, तो यहाँ पर देख लेते हैं, कैरीड ठीक है। यहाँ पे बींग कैरीड लिखा है, वहीं पे गलत हो गया है। मैंने कहीं पे बींग वगैरह लगाने को तो बोला ही नहीं है, केवल हमने क्या लगाना है, कैरीड लगाना है। कैरीड ठीक है। अबाउट 100 मिलियन यूजफुल बैक्टीरिया, दो ऑप्शन गलत है, एक भी गलत हो गया, इसको चेक कर लेते हैं। अबाउट 100 मिलियन यूजफुल बैक्टीरिया, अबाउट 100 मिलियन यूजफुल बैक्टीरिया तक तो लिखा ठीक है। वर्ब कैरीज है, कैरीड लिखना था, ठीक है, लिख दिया हमने। एन एप्पल सब्जेक्ट है, पीछे लाना था, बाय एन एप्पल लिख दिया, ये भी ठीक है। एक चीज समझ नहीं आ रही होगी कि मैम यहाँ पे आर क्यों लिखे हैं। तो ये जो आर है ना, ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है, ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट मतलब ऊपर की लाइन के जो लास्ट में लिखा है उस पे। ऊपर की लाइन के जो लास्ट में लिखा है वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आपको सिंगुलर दिख जरूर रहा है, लेकिन उसकी संख्या कितनी बता रहा है, 100 मिलियन, मतलब वो अपने में प्लूरल बता रहा है। दैट्स वाई हमने यहाँ पे इज ना लिख के क्या लिया है, आर लिया है। केवल एक बैक्टीरिया होता तो आप इज ले भी लेते, लेकिन बैक्टीरिया के साथ यहाँ पे 100 मिलियन लिखा है, तो आप इसको प्लूरल लेके आर लगाओगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन सी बन गया हमारा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, बहुत आसान सा ये प्रश्न है, आप सभी से बिल्कुल आसानी से बनना चाहिए। आई शेल राइट अ लेटर, बहुत आसान प्रश्न है, कैसे बनेगा इसका आंसर। आई शेल राइट अ लेटर, अगर इसको मैं कंपैरिजन करूं, राइट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये आपका क्या है, शेल है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, सब्जेक्ट है। अगर इसको मैं बोलूं ये क्या है,
तो ये आपका एक्टिव वॉइस का क्या लग रहा है, सिंटेक्स लग रहा है, वो भी कौन से टेंस का, ये आपका एक्टिव वॉइस का सिंटेक्स लग रहा है, वो भी कौन से टेंस का, सिंपल फ्यूचर और क्या टेंस का। सिंपल फ्यूचर टेंस का एक्टिव वॉइस बदलना है हमको किसमें, पेसिव वॉइस में। पेसिव वॉइस में इसका सिंटेक्स बन जाता है ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल, वैसे का वैसे रहेगा, नहीं बदलता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म, लेकिन वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले क्या लगाना बताई हूँ, बी। वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस क्या, सब्जेक्ट बन गया। तो यहाँ पे देखो अ लेटर आगे आ जाएगा, चारों में आगे आया है। आई का पीछे जाके बाय मी हो जाना है, तो यहाँ पे टू मी लिखा है, वही गलत कर दो, बाय होना चाहिए। राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न होना चाहिए, बाकी तीनों में है। सिर्फ एक निर्णायक जगह बची है, जो है हेल्पिंग वर्ब के साथ बी लगना। देख लेते हैं, इज रिटर्न गलत हो गया। शेल विल का शेल विल जरूर रहेगा, यहाँ पे विल लिखा है, बी भी लिखा है, सही हो गया। यहाँ पे तो गलत ही है ऑप्शन। हैज बीन रिटर्न होगा क्या, नहीं होगा, ऑप्शन बी, 1 मिनट में आंसर मिल जाता है। तो ये था आपका प्रश्न का सही उत्तर। तो इस तरीके से इस सीरीज को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। जितने प्रश्न आज हम लोगों ने किया, इन सारे प्रश्नों को क्या करिए, आप देखिए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो बिल्कुल इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं लेके आऊंगी। नेक्स्ट पार्ट में हम और बहुत सारे और डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस करेंगे। तो तब तक के लिए देखते रहिए, बने रहिए, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।